हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से ग्लोबलाइजेशन होता क्या है तथा ग्लोबलाइजेशन के वजह से विश्व में क्या परिवर्तन हुए हैं, इसके क्या लाभ हैं तथा इसमें जो इसकी विशेषताएं हैं उसकी चर्चा आप लोगों से इस वीडियो में करूँगी। यदि हम ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण के विषय में बात करते हैं तो कोई नया ये हम कह सकते हैं कि ना शब्द है और ना ही प्रक्रिया है कि जो अचानक से हुआ हो। जब से विश्व में सभ्यताएं आई हैं या मानव सभ्यताओं का उत्पन्न हुआ है, उसी समय से हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वह प्रारंभ हो गया था। भूमंडलीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन अपने आप में वैश्विक संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विचारधारा ही नहीं है, बल्कि एक हकीकत है और विश्व के सभी देश भूमंडलीकरण की विचारधारा के प्रति अपना दृष्टिकोण रखते हैं। सच तो यह है कि भूमंडलीकरण आधुनिक युग की देन नहीं है, बल्कि प्राचीन समय में भी भूमंडलीकरण की विचारधारा विद्यमान रही है। यही कारण है कि अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा के शोधकर्ताओं ने भूमंडलीकरण पर शोध करते हुए यह स्पष्ट किया है कि भूमंडलीकरण पर प्राचीन समय में विद्यमान प्राचीन सभ्यताओं के द्वारा भी प्रमुखता से विचार किया गया तथा इसे महत्व प्रदान किया गया था। यहाँ पे यदि मैं बात करना चाहूँगी ग्लोबलाइजेशन के विषय में और अधिक, तो हमें यहाँ पे एंद्रे गुंदर फ्रैंक के विषय में भी चर्चा करनी होगी, क्योंकि उनका यह मानना था कि भूमंडलीकरण जो है वह प्रारंभ हुआ था व्यापारिक मार्गों के थ्रू, जो कि सुमेरियन सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के मध्य 3री शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित हुई थी। उसके साथ ही तो यहाँ पे ये समझा जा सकता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है ये बहुत ही पुराना हम कह सकते हैं कि एक प्रक्रिया है जो प्रारंभ हो चुकी थी और अभी आने वाले समय में हम इसके विषय में और अधिक बात करते हैं, या अभी भी कॉन्टेम्प्ररी टाइम्स में भी इसकी चर्चा बहुत अधिक होती है। मार्शल मैक्लुहान जो हैं, इनके द्वारा पहली बार ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में ग्लोबल विलेज नाम का या शब्द का उल्लेख किया गया था, जिसे इन्होंने 1962 में किया था। इसका अर्थ जो उन्होंने समझाया था ग्लोबल विलेज के लिए, उनका ये कहना था कि अभी के आधुनिक युग में जब हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत अधिक कर रहे हैं और इसी टेक्नोलॉजी ने सभ्यता, संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था सभी में ही परिवर्तन लाने का काम किया है तथा साथ ही साथ विश्व के देशों को भी जोड़ने का कार्य किया है। यदि हम इंडिया के प्रीटेक्स्ट में बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही हो गया था और प्राचीन समय से ही, या जब से प्राचीन सभ्यताएं अस्तित्व में आई थी उसी समय से ग्लोबलाइजेशन का प्रारंभ हमें देखने को मिलता है। इन शोधकर्ताओं ने कहा है कि प्राचीन सभ्यताओं के संदर्भ में हमें जो तथ्य अभी प्राप्त हुए हैं वो प्राचीन समय में भूमंडलीकरण की स्थिति का संपूर्ण परिचय नहीं है। इस परिचय से बहुत अधिक बड़ी सीमा में प्राचीन सभ्यता के समय में भूमंडलीकरण विद्यमान रहा है। इन शोधकर्ताओं के द्वारा 10,000 साल से लेकर 400 साल के इतिहास के बीच भूमंडलीकरण के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक आंकड़ों का तथा ऊर्जा की खपत को मापने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग जैसे आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है। इन शोधकर्ताओं के द्वारा वर्तमान हेलेनिस्टिक युग के अध्ययन को महत्व दिया गया है। भूमंडलीकरण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी, निवेश और संस्कृतियों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक स्तर पर एकीकरण का समर्थन करता है। साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि भूमंडलीकरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तियों, सरकारों, व्यापार, उद्योग की कंपनियों के मध्य संबंध स्थापित करने, बातचीत के दरवाजे खोलने और इनमें एकीकरण को प्रोत्साहित करता है। आज परिवहन और संचार प्रौद्योगिकी में जो प्रगति हुई है उसके कारण भूमंडलीकरण एक विशाल, व्यापक और आवश्यक विचारधारा के रूप में उभर कर हमारे समक्ष आता है। अगर हम भूमंडलीकरण के संदर्भ में
सबसे महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान देते हैं तो वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय रहा है। आधुनिक समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में चल रहे बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने व्यापार एवं उद्योग में उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ व्यवस्था का प्रचार एवं प्रसार किया है। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने के लिए सक्रियता दिखाई है। तो यहाँ पे ये समझा जा सकता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जो बाजार है या अर्थव्यवस्था है उसका भी रहा है, और जिस वजह से ग्लोबलाइजेशन के समर्थक विश्व के लगभग सभी देश दिखाई देते हैं। भूमंडलीकरण के क्षेत्र में हवाई यात्रा की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, जिसके कारण आज विश्व में कोई भी व्यक्ति कुछ ही समय में कहीं भी आ जा सकता है, अपने कार्यों को संपन्न कर सकता है। यही नहीं, आधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास ने भी भूमंडलीकरण को प्रोत्साहित करने में एक अहम भूमिका भी अपने यहाँ पे निभाई है। आज प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति दिखाई देती है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी व्यक्ति कहीं भी नौकरी के अवसर भी उनके लिए उत्पन्न कराता है, और कोई भी व्यक्ति कहीं भी नौकरी के संदर्भ में जानकारी हासिल कर नौकरी को प्राप्त भी कर सकता है। और जैसा कि हम अभी देखते हैं, यदि हम इंडिया के विषय में बात करें तो लगातार जो इंडियंस हैं वो दूसरे देशों में जा करके वहाँ नौकरी कर भी रहे हैं, और उनका बहुत बड़ा योगदान अन्य देशों के विकास में और अर्थव्यवस्था में भी हमें दिखाई देता है। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं ऐतिहासिक परिदृश्य में भूमंडलीकरण को, यदि इसके विषय में बात की जाए तो प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के कारण इस भूमंडलीकरण के विकास का मार्ग काफी हद तक अवरुद्ध हो गया था, लेकिन आधुनिक समय में एक बार फिर से भूमंडलीकरण का हम कह सकते हैं कि जो मार्ग है वह प्रशस्त हो गया है। आगे यहाँ पे भूमंडलीकरण के विषय में यदि हम बात करते हैं तो आज भूमंडलीकरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रायः सभी देशों के द्वारा स्वीकार किया गया है तथा सभी देश इसका समर्थन भी करते हैं। और सच्चाई भी यह है कि पिछले कई दशकों में भूमंडलीकरण का तीव्र विकास हमें दिखाई दिया है, और जिसके कारण पूरे विश्व में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नजदीकियां भी बढ़ गई हैं, जिसके कारण दूरसंचार प्रौद्योगिकी तथा यातायात जैसे क्षेत्रों में काफी तीव्र गति के विकास भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि कोई भी विचारधारा अगर अपने आप में अच्छाइयों को समावेशित किए हुए है तो बुराइयां भी कहीं दूर नहीं हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के भी दो पहलू हैं, इनकी अच्छाइयाँ भी है इसके साथ जुड़ी हुई, परंतु साथ ही साथ बुराइयाँ भी जो है वो जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे यदि हम भूमंडलीकरण के विषय में और अधिक बात करते हैं तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण ने जहाँ सकारात्मक प्रभाव दिया है वहीं साथ ही साथ इसके नकारात्मक प्रभाव भी रहे हैं। अगर हम वैश्विक परिदृश्य में भूमंडलीकरण को देखते हैं तो हमें यह जानकारी मिलती है कि विश्व में भूमंडलीकरण के कई नकारात्मक प्रभाव भी हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि भूमंडलीकरण की विचारधारा से जो अमीर और विकसित देश हैं वो और अधिक आर्थिक तौर पे समृद्ध हुए हैं। उनके यहाँ भूमंडलीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों की परिसंपत्तियों में भी इनकी शाखाओं से अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे यह देश अमीर से और अधिक अमीर होते चले गए हैं। भूमंडलीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादन के क्षेत्र में उनके उत्पाद और सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, सबसे पहला जो तथ्य हमारे समक्ष आता है कि जो समृद्धिशील देश हैं या जो विकसित देश हैं वो और अधिक समृद्धिशील हुए हैं तथा और अधिक विकासशील हुए हैं या विकसित हुए हैं, परंतु यहाँ पे जो अन्य देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका स्थिति बहुत अधिक बेहतर होता हुआ ग्लोबलाइजेशन के वजह से नहीं होता है, क्योंकि भूमंडलीकरण जो है वो बात तो करता है ग्लोबल विलेज के होने का, या फिर ये कि सभी जो देश हैं वो एक समान है, सभी को एक समान मौका मिलना चाहिए प्रगति का।
परंतु ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। जो विकसित देश हैं वो ही और अधिक विकासशील हुए हैं या और अधिक समृद्धिशील भी हुए हैं, परंतु जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी स्थिति में बहुत अधिक बेहतरी नज़र नहीं आती है, जिसके वजह से यहाँ पे कहा जा सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रतियोगिता है वह भी चरम सीमा पर दिखाई देती है। भूमंडलीकरण के कारण आज पर्यावरण सबसे अधिक प्रभावित हुआ है और इस पर्यावरण को ठीक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी सक्रिय कार्यक्रम उपस्थित नहीं है। अब यहाँ पे जब हम भूमंडलीकरण के वजह से पर्यावरण पर इसके प्रभावों के विषय में बात करते हैं तो पर्यावरण सबसे ज़्यादा इससे अफेक्टेड हुआ है। वो इसलिए भी क्योंकि जब हम बात करते हैं भूमंडलीकरण की तो इसके साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज का उदय, ये सभी हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि जितने देश हैं उनका रुझान अधिक से अधिक अर्थव्यवस्था को अपना मजबूत बनाना, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना रहा है और इस वजह से इसका जो विपरीत प्रभाव है वह हमें पर्यावरण के संबंध में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण को बचाने के लिए या पर्यावरण के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है। जरूर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जितने भी कंट्रीज हैं, स्पेशली जो सुपर पावर्स कहा जा सकता है जिन्हें, उनके द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। फिर भी जो एक हम कह सकते हैं कि अप्रोच होना चाहिए कि किस प्रकार से एनवायरनमेंट को या पर्यावरण को बचाया जाए, वह हमें देखने को नहीं मिलता है और जिस वजह से भूमंडलीकरण ने बहुत हद तक पर्यावरण को भी प्रभावित किया है। भूमंडलीकरण के कारण जो गरीब देशों में की जो आर्थिक स्थिति है उसमें कोई भी सुधार हमें परिलक्षित नहीं हुआ है। वे भूमंडलीकरण के कारण और अधिक गरीब होते चले गए हैं, क्योंकि भूमंडलीकरण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिता उत्पन्न हुई है उसमें वो अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो समृद्धिशील देश हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी स्थिति और बेहतर हुई है, परंतु जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो देश जिनकी स्थिति बहुत ही खराब अभी हमें देखने को मिलती है अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, उनकी स्थिति और भी खराब होती चली जा रही है। यही कारण है कि आज विश्व के कई गरीब देश भूमंडलीकरण की स्थिति में अत्यधिक गरीबी एवं दरिद्रता की ओर अग्रसर हो रहे हैं तथा वहां भूखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी, गरीबी जैसी समस्याएं परिलक्षित हो रही हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन के वजह से पर्यावरण ही अफेक्टेड हो रहा है, लोगों का हम कह सकते हैं कि जो उनका जीवन स्तर है या फिर जिस प्रकार से उनको जो पोषण मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। कुपोषण के लोग शिकार हो रहे हैं क्योंकि बहुत अधिक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। कुछ देश ही जो है वो समृद्धिशील हो पा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के वजह से, तो यहाँ पे जो गरीबी है उसमें भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है, साथ ही साथ जो बेरोजगारी है उसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और जब भी हम बेरोजगारी की बात करते हैं या गरीबी की बात करते हैं तो ये दर्शाता है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे उनकी स्थिति जो है वो बेहतर नहीं है। आगे यदि हम और भूमंडलीकरण के विषय में बात करते हैं तो भूमंडलीकरण के कारण कल्याणकारी राज्य की विचारधारा जो है वह खंडित हुई है, क्योंकि इसके कारण समाज में विभिन्न वर्गों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक दूरियां उत्पन्न हो गई हैं और जिसके कारण गरीबों के लिए न्याय एवं कल्याणकारी योजनाओं में कमी आई है। तो यहाँ पे जो वेलफेयर स्टेट की कल्पना लगभग हर एक देश करता है, उसी को हम देखते हैं कि वो पूर्ण यहाँ पे नहीं होता हुआ दिखाई देता है। जबकि जब हम ग्लोबलाइजेशन के विषय में बात करते हैं तो ये दर्शाता है कि सभी ही देशों को एक समान अवसर प्रदान करना, सभी देशों के साथ में संबंध को बेहतर बनाना, परंतु यहाँ पे ठीक इसके विपरीत हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो कल्याणकारी राज्य की जो विचारधारा है वो ही यहाँ पे खंडित होती हुई दिखाई देती है। भूमंडलीकरण समेकित विकास की विचारधारा को धक्का पहुंचाता है। भूमंडलीकरण के कारण वैश्विक स्तर पर पश्चिमी देश अपने सांस्कृतिक वर्चस्व को पूरे विश्व पर प्रसारित और प्रचारित करने में सफल भी हो रहे हैं। इसका उदाहरण कोका कोला, मैकडोनल्ड, वॉलमार्ट है, जिससे गरीब और छोटे देशों की संस्कृति खतरे में पड़ गई है। तो
तो यहाँ पे भूमंडलीकरण के वजह से हम ये भी देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पे जो है इसका सांस्कृतिक वर्चस्व या जो कल्चरल हम कह सकते हैं कि चेंजेस, वो भी हमें देखने को मिलता है। और जो पश्चिमी देश हैं उनका कहीं ना कहीं सांस्कृतिक जो वर्चस्व है वो अन्य देशों पे देखने को मिलता है, क्योंकि अभी लोग जो हैं वो फास्ट फूड की ओर या फिर जो मैकडोनल्ड है जैसे, उनका वर्चस्व कहीं ना कहीं समाज में हमें देखने को मिलता है और लोगों के रहन सहन पे भी इसका प्रभाव देखने को हमें मिलता है। भूमंडलीकरण की एक गंभीर स्थिति वैश्विक आर्थिक संकट के रूप में भी उपस्थित हो सकती है। भूमंडलीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों की निर्भरता बढ़ी है तथा आर्थिक एकीकरण की ओर सभी देश अग्रसर हुए हैं, जिसके कारण किसी एक देश में अगर कोई विशाल आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है तो इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ता है और एक वैश्विक आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि जो नकारात्मक पक्ष है भूमंडलीकरण का, वो ये है कि इसने आर्थिक संकट विश्व में उत्पन्न किया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे यदि बात की जाए भूमंडलीकरण की या इसके नकारात्मक जो पहलू है उसकी, तो फर्स्टली हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो कल्याणकारी राज्य की जो परिकल्पना है वह ही ध्वस्त होती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे पश्चिमी देशों का ही आर्थिक वर्चस्व पूरे देश में या विदेशों में हमें देखने को मिलता है और इसी का प्रभाव सांस्कृतिक वर्चस्व में भी हमें दृष्टिगोचर होता है और यही वजह है कि इसके वजह से हमें यहाँ पे वैश्विक आर्थिक संकट की भी स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। उदाहरण के रूप में हम 2008 में यूरोपीय देशों में आए वित्तीय संकट को रख सकते हैं, जिससे आज भी विश्व के अधिकांश देश प्रभावित हैं। भूमंडलीकरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नव उपनिवेशवाद की स्थापना को प्रोत्साहित करता है, जिससे पूरे विश्व के आर्थिक संसाधनों पर कुछ देशों का वर्चस्व कायम हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि उपनिवेशवाद होता क्या है और इसका जो दौर है वो विश्व में बहुत लंबा रहा है, या फिर ये कहा जा सकता है कि उपनिवेशवाद का जो इतिहास है वो बहुत लंबा था और इसका प्रभाव भारत में भी देखने को हमें मिला है, जिसके वजह से कई वर्षों तक कह सकते हैं हम कि हम ब्रिटिश शासन के अधीन रहे थे। एक गुलामों की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। और ये जो हमारा यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के विषय में यदि हम बात करते हैं या भूमंडलीकरण की बात करते हैं, तो ये नव उपनिवेशवाद को जन्म देता है। तो यहाँ भूमंडलीकरण जो है वो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि नव उपनिवेशवाद का ही नया रूप है, जिसमें कि जो शक्तिशाली देश हैं वो शोषण करना प्रारंभ कर चुके हैं और आगे आने वाले समय में जो स्थिति है वो और खराब ही दिखाई देगी, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि नव उपनिवेशवाद को ये जन्म देने का यहाँ पे कारण भी बनेगा। आज भूमंडलीकरण के कारण ही विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम IMF के नाम से जानते हैं, जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं पर विकसित देशों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है, जिससे पिछड़े एवं विकासशील देशों को अपने आर्थिक नीतियों पर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विषय में, एक अन्य यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है GATT, जो आगे चल करके विश्व व्यापार संगठन या WTO के नाम से जिसे हम जानते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था पूरे विश्व के आर्थिक जो संरचना था उसको प्रभावित करने के लिए। जब हम GATT के विषय में बात करते हैं या WTO के विषय में बात करते हैं, ये अभी भी पूरे विश्व को, जब से इसका स्थापना हुआ है, पूरे ही विश्व के अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का कार्य किया है। ग्लोबलाइजेशन के नाम पर यहाँ पे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो देश थे जिनका शोषण किया जा सकता था आर्थिक तौर पे, वो अधिक से अधिक होता चला गया है और अभी भी हो रहा है, जिसके वजह से जो बैलेंस ऑफ पावर है पूरे विश्व का, वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ाता हुआ या अस्थिर होता हुआ दिखाई देता है। आगे आने वाले समय में अगर ऐसी ही स्थिति बनी हुई रहती है तो ये
कहीं ना कहीं पूरे विश्व को युद्ध की ओर ही ढकेलने का कार्य करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के साथ में नव उपनिवेशवाद भी जुड़ा हुआ है और इसने कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को ही नहीं, संस्कृति को भी प्रभावित करने का कार्य किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृति के साथ में कोई भी देश रहा हो, उनका जुड़ाव बहुत अधिक होता है, और क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जो है वो पूरे ही विश्व के संस्कृति को भी प्रभावित करने का कार्य किया है, इस वजह से ग्लोबलाइजेशन का जो पूरा ये कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल डिफरेंस को भी लाने का कार्य किया है। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन यदि यहाँ पे कहा जाए, या क्रॉस कल्चरल कॉन्टैक्ट्स को जिसने यहाँ पे डिक्रीज करने का या उसे कम करने का कार्य किया है ग्लोबलाइजेशन, ये एक बहुत बड़ा नकारात्मक पक्ष के तौर पे भी हमारे समक्ष उभर करके आता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जो ग्लोबलाइजेशन है वो एनवायरमेंटल चेंजेस भी लाने का काम किया है। यूनाइटेड नेशंस जो है वो बहुत अधिक हम इसके क्षेत्र में देखते हैं कि कार्य कर रहा है। जितने हद तक वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को रोकने का प्रयास कर सकता है कर रहा है, इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि प्रदूषण या पॉल्यूशन के क्षेत्र में भी किसी भी प्रकार से कमी नहीं आ रही है। पूरा अगर यहाँ पे ये कहा जा सके कि ग्लोबलाइजेशन जो है किसी भी एक कंट्री का जो उसका कल्चरल आइडेंटिटी है उसको भी समाप्त करने का कार्य कर रहा है। इसमें टेक्नोलॉजी जो है उसका भी महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ग्लोबलाइजेशन के विषय में जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि सिर्फ इसके अच्छे पहलू नहीं हैं, नकारात्मक पक्ष भी है, जैसा कि पूरे वीडियो में भी इसकी चर्चा की गई है। तो यहाँ पे ये समझा जा सकता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर है, जिसका कि हम यहाँ पे कहा जा सकता है ये मल्टी फैसेटेड रूप में हमारे समक्ष उभर करके आता है। और ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमारे संस्कृति में बदलाव लाने के साथ में हमारा जो खुद का या किसी भी मनुष्य का जो आइडेंटिटी होता है उसको भी कहीं ना कहीं समाप्त करने का कार्य कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन कहा तो ये जरूर जा सकता है कि बहुत ही अच्छा एक पहलू है जिसने पूरे विश्व को प्रभावित करने का कार्य किया है, जोड़ने का भी कार्य किया है, परंतु साथ ही साथ जो इसके नकारात्मक पक्ष हमारे समक्ष उभर करके आते हैं, जैसे कि नव उपनिवेशवाद, एनवायरनमेंट पे इसका विपरीत प्रभाव, साथ ही साथ जितने भी देश हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका आर्थिक तौर पे शोषण, ये बहुत हद तक ग्लोबलाइजेशन के जो अच्छे पक्ष हैं उसको सीमित करने का कार्य करता है। यदि जितने विश्व की जो शक्तियां हैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आकर के इसकी यदि चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कंट्रोल्ड वे में ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा सके, तो ये बहुत बेहतर कार्य कर सकता है विश्व के सभी देशों के लिए और शांति स्थापना के लिए भी। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।